हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल में इस चैप्टर का 2 वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल नॉलेज फ्यूम में जा कर के इस चैप्टर का दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तभी जा कर के ये तीसरा पार्ट आपको समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में जा कर के उस दोनों वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर शायद ही ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले इस चैप्टर का दोनों वीडियो को जा कर के हमारे चैनल में ज़रूर देखें। दोस्तों, हम लोग मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़े हैं, दूसरा जो है काली मिट्टी के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। तीसरा जो मिट्टी है वो कौन सा है? लाल एवं पीली मिट्टी। इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये भारत के किन किन राज्यों में मिलता है, इस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार का फसल पैदा किया जाता है, और ये इस मिट्टी को लाल क्यों कहा जाता है, इस मिट्टी को पीला मिट्टी क्यों कहा जाता है। इन सभी चीज़ों का आंसर हम इस लाल एवं पीली मिट्टी को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में क्या खास बात है इस मिट्टी का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लाल एवं पीली मिट्टी जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम भारत का, आप लोग समझिएगा, मैप बना रहे हैं। तो लाल एवं पीली मिट्टी भारत के दक्षिणी छोर में, यानी कि इस हिस्सा में पाया जाता है, और साथ ही साथ पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा में पाया जाता है। इसको कहते हैं पूर्वी हिस्सा और इसको कहते हैं दक्षिणी हिस्सा। यानी लाल एवं पीली मिट्टी भारत के दक्षिण हिस्सा में पाया जाता है और कहाँ? पूर्वी हिस्सा में पाया जाता है। साथ ही साथ गंगा नदी के दक्षिण वाले इलाकों पर मिलता है। गंगा नदी के दक्षिण ये है गंगा नदी, और ये है इसका दक्षिण वाला इलाका। तो ऐसे इलाकों पर ये मिलता है। यानी कि गंगा नदी का दक्षिणी इलाका यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड गंगा नदी के दक्षिण में पड़ता है। साथ ही साथ लाल एवं पीली मिट्टी पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों पर मिलता है। ये है पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया जो है ये क्या है? पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों पर मिलता है। यानी कि हम लोग समझ गए कि लाल एवं पीली मिट्टी मिलता कहाँ पर है, भारत में किन क्षेत्रों में लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। तो पहला दक्षिण, भारत का दक्षिण हिस्सा और पूरब हिस्सा, ठीक ना। साथ ही साथ गंगा नदी का दक्षिण में जो राज्य पड़ती है, तो गंगा नदी के दक्षिण में जो राज्य पड़ती है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। और साथ ही साथ कहाँ पर? ये पश्चिमी घाट का पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों पर हमको लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये मिट्टी बनता कैसे है। तो इस मिट्टी को बनाने में 2 चट्टानों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान और दूसरा चट्टान का नाम है रूपांतरित चट्टान। ये दोनों चट्टान जब टूटता है तब जाकर के लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल एवं पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। यानी लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण तो होता है अग्नेय और अवसादित, अग्नेय और रूपांतरित चट्टान का टूटने से बनता है लाल एवं पीली मिट्टी। और लाल एवं पीली मिट्टी देखने को कहाँ मिलेगा? जहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है वैसे क्षेत्रों में हमको लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। और लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहे का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लाल मिट्टी लाल रंग का दिखाई देता है। और जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा देखने को मिल जाए, यानी लाल मिट्टी में जब पानी सोख लिया जाता है, लाल मिट्टी जब पानी को सोख लेता है, या फिर लाल मिट्टी जब हवा के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आ जाता है, तो ये पीला दिखाई देने लगता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी दिखता कैसा है। ये देखिए लाल एवं पीली मिट्टी का पूरा चित्र जो आपको दिखा रही है, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं कौन सा? पीली मिट्टी। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, लाल दिख रहा है इस प्रकार से। पूरा तो लाल नहीं दिख रहा लेकिन लाल दिख रहा है कहीं। ये देखिए, ये यहाँ पर लाल दिख रहा है, यहाँ पर भी लाल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पीला दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में हम लोग एक एक लाइन करके पढ़ लेते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी क्या है? तो देखिए, लाल एवं पीली मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? तो दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। और लाल एवं पीली मिट्टी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और गंगा नदी के दक्षिण किनारा यानी कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट, ये वाला इलाका पर हमको देखने को मिलता है।
लाल एवं पीली मिट्टी के निर्माण में किन किन चट्टानों का सबसे बड़ा योगदान है? तो लाल एवं पीली मिट्टी के निर्माण में आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, ये दो चट्टान जब टूटता है तब जाकर के लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और ख़ास करके लाल एवं पीली मिट्टी वहाँ पर मिलता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है? इस मिट्टी का नाम लाल मिट्टी पड़ा क्यों? क्योंकि इसमें लोहे का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से ये लाल दिखाई देता है। और यही लाल मिट्टी जब पानी को सोख लेता है तो ये किस प्रकार से दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम तो हमको आशा है कि आपको लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मिट्टी के बारे में दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का क्या नाम है? लेटराइट मिट्टी। इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग 3 मिट्टी के बारे में जान चुके हैं, एक जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी और तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। अब चौथा जो है वो है लेटराइट मिट्टी। तो इसका भी खास बात जानेंगे कि लेटराइट मिट्टी भारत के किन किन इलाकों पर है, इस मिट्टी में किस प्रकार का फसल बोया जाता है और इस प्रकार का मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और इसका कुछ खास बातें, बेसिक बातों को हम लोग जानेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले जो लेटराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। लेटराइट शब्द कहाँ? ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। और लेटराइट मिट्टी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होता है वैसे जगहों पर हमको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर हमको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और लेटराइट मिट्टी अभी हम बताएं कि वैसे क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व होता है, यानी कि जितना भी फायदेमंद चीज़ होता है वो बह करके चल जाता है। जैसे नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ये सारा का सारा इस मिट्टी में जो पोषक तत्व है ये सारा क्या होता है? बह करके चल जाता है। क्योंकि लेटराइट मिट्टी का निर्माण वैसे क्षेत्रों पर होता है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, और बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का लेटराइट मिट्टी क्या होता है? बह करके चल जाता है, और उस मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व होता है सारा चीज़ बह करके चल जाता है। सिर्फ इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम बचता है, जिसके कारण से यह मिट्टी क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और यह मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। थोड़ा सा मैप बनाते हैं इंडिया का। देखिए, यह मिट्टी पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों सटा हुआ राज्य इन क्षेत्रों में मिलता है। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे राज्यों में मिलता है। और ये मिट्टी पूर्वोत्तर राज्य मतलब ये वाला इलाका, जो इस इलाके को कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर देखने को मिलता है लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? एक पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर, दूसरा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये वाला इलाकों पर, ठीक ना। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, ये वाला इलाका पर, महाराष्ट्र यहाँ पर, और पूर्वोत्तर भारत, यानी कि ये वाला भारत का ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत, यहाँ देखने को मिलता है। लाल मिट्टी लाल एवं कठोर होता है। लाल मिट्टी किस रंग का होता है? लाल एवं कठोर होता है। साथ ही साथ हम अभी बताएं कि लाल मिट्टी का निर्माण सबसे ज़्यादा गर्म वाले इलाके पर और सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले इलाकों पर इसका निर्माण होता है। और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण इस मिट्टी से जितना भी पोषक तत्व होता है सारा का सारा बह करके चल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर इस मिट्टी में खेती करना पड़ेगा तो खेती करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़्यादा बारिश वाले इलाकों पर यह मिट्टी बनता है, जिसके कारण से इस मिट्टी से सारा पोषक तत्व बहा करके चल जाता है। और अगर इस मिट्टी में हमको खेती करना पड़ेगा तो हमको ऊपर से खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा। और इस मिट्टी का निर्माण घर एवं ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण। और इस मिट्टी में खास करके चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, रबड़ हो गया, काजू जैसे फसल उगाए जाते हैं। चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, काजू जैसे फसल इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। और इस मिट्टी का खास बात यह है कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लेटराइट मिट्टी मिलता है, तो इन तीनों राज्यों के लेटराइट मिट्टी में काजू का फसल लगाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो लेटराइट मिट्टी है वहाँ पर कौन सा फसल? काजू का फसल लगाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, देखिए ये देखिए लेटराइट मिट्टी का फिगर अभी हम दिखा रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी दिखता है कैसे। ये देखिए, ये है लेटराइट मिट्टी, ये है लेटराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग तुरंत चर्चा करते हैं फिर से। तो लेटराइट मिट्टी, देखिए जो लेटराइट मिट्टी जो है, इसमें जो लेटराइट जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। और लेटराइट मिट्टी कहाँ पर निर्माण होता है? बहुत ज़्यादा गर्म वाले इलाका पर, और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऐसे इलाकों पर लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लेटराइट मिट्टी से सारा पोषक तत्व बह करके चल जाता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ये सारा का सारा इस मिट्टी में पाए जाने वाला पोषक तत्व है जो बह करके चल जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम बचता है, जिसके कारण से ये मिट्टी लाल रंग का दिखाई देता है। और इस मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है ये मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी लाल एवं कठोर देखने को मिलता है। ये मिट्टी किस रंग का? लाल एवं कठोर होता है। और अगर इस मिट्टी में हमको खेती करना होगा तो इस मिट्टी में खेती करने के लिए हमको ऊपर से खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा। ऊपर से हमको क्या डालना पड़ेगा? खाद एवं उर्वरक। ठीक है दोस्तों, और इस मिट्टी के सहायता से हम ईंट और घर बना सकते हैं। और इस मिट्टी में खास करके चाय, कॉफ़ी, नारियल, काजू जैसे फसल उगाए जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो लेटराइट मिट्टी है, इन तीनों राज्यों के लेटराइट मिट्टी में हम काजू जैसे फसल को उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। मरुस्थलीय मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी का क्या खास बात है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब हुआ है वैसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, वहाँ पर गर्मी रहता है, वहाँ पर पानी का किल्लत देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलता है। यानी कि यह मिट्टी हमारे देश के राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों पर हमको देखने को मिलेगा मरुस्थलीय मिट्टी। और ये चारों राज्य एक दूसरे से सटा हुआ है दोस्तों। और इस मिट्टी का क्या खास बात है? इस मिट्टी का खास बात यह है कि इस मिट्टी में रेत का मात्रा पाया जाता है, यानी कि बालू का मात्रा पाया जाएगा इस मिट्टी में। और यह मिट्टी लवणीय होता है। लवणीय का मतलब होता है कि अगर ये मिट्टी हमारे मुंह में चल जाएगा गलती से तो ये क्या होगा कि हमको नमकीन जैसा लगेगा, नमकीन स्वाद देगा। इस मिट्टी का खास बात है। और मरुस्थलीय मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल एवं भूरा रंग का, लाल एवं भूरा रंग का दिखता है मरुस्थलीय मिट्टी। और इस मिट्टी का और एक दो खास बात यह है कि इस मिट्टी में पानी जब जाता है तो ये मिट्टी क्या करता है, उस पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। ये मिट्टी पानी को क्या कर लेता है? बहुत जल्दी सोख लेता है, जिसके कारण से इस मिट्टी में हमेशा सूखा का स्थिति बना हुआ रहता है। और इस मिट्टी में कुछ पोषक तत्व भी पाया जाता है। वो कौन कौन सा पोषक तत्व है? जैसे चूना हो गया, फास्फेट हो गया, ऐसे ऐसे पोषक तत्व मिलता है। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी देखने को मिलता है, साथ ही साथ ह्यूमस का कमी देखने को मिलता है। ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? तो जब फल फूल, सब्जी का छिलका, कागज़, ऐसे चीज़ सड़ता है तब जा कर के ह्यूमस बनता है। तो इस ह्यूमस को बनाता कौन है? तो इस ह्यूमस को बनाता है बैक्टीरिया। जैसे कागज़ हो गया, फल फूल का छिलका हो गया, लकड़ी हो गया, ऐसे चीज़ को सड़ाने का काम करता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब ऐसे चीज़ों को सड़ा देता है तो ह्यूमस बनता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी रहता है कि उस गर्मी को सहन नहीं कर पाता बैक्टीरिया, जिसके कारण से चीज़ों को सड़ाने वाला बैक्टीरिया यहाँ पर रहता नहीं है। और जब वो चीज़ सड़ता नहीं है तो सड़ने के बाद ही तो ह्यूमस बनता है, जिसके कारण से गर्मी के कारण यहाँ बैक्टीरिया टिक नहीं पाता है। और बैक्टीरिया जब टिक नहीं पाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ों को सड़ा नहीं पाता, और यहाँ पर इस मिट्टी में ह्यूमस का कमी देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे क्या इस मिट्टी में खेती होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे होता है? क्या बारिश का पानी से होता है, या फिर नहर का पानी से होता है, कुआं का पानी से होता है, किस पानी से होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस मिट्टी में जो खेती होता है, अगर इस मिट्टी को खेती लायक बनाया गया है तो कैसे बनाया गया है। तो इस मिट्टी में नहर के सहायता से पानी लाया जाता है। इस मिट्टी में पानी कहाँ से लाया जाता है? नहर के सहायता से।
नहर हो गया, कुआँ हो गया, इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होता है, जिसके कारण से ऊपर से खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। और इस मिट्टी में इस मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए, इस मिट्टी को खेती लायक बनाने के लिए यहाँ से एक नहर गुजरा है दोस्तों, ठीक ना। राजस्थान से एक नहर गुजरा है, ठीक। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी नहर का पानी से इस इलाके को खेती लायक बनाया गया है। इसी नहर का पानी से इस इलाकों को क्या बनाया गया, खेती लायक बनाया गया है। यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में अगर खेती करना है तो बारिश का पानी से खेती नहीं हो सकता है। यहाँ पर नहर, कुआँ हो गया और इंदिरा गांधी नहर जैसी चीज़ों की सहायता से इस मिट्टी को खेती लायक बनाया गया है। ऊपर से इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होता है, जिसके कारण से ऊपर से हमको खाद एवं उर्वरक डालना पड़ेगा, तब जा कर के खेती होगा। अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पानी गिरे तो इस मिट्टी में हम लोग कुछ फसल को उगा सकते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, दाल जैसे फसल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, अगर यहाँ पर हमको पानी मिले तब। लेकिन यहाँ पर पानी का हमेशा किल्लत देखने को मिलता है, पानी का कमी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक। हम लोग देखेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी दिखता किस प्रकार से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी दिखता किस प्रकार से। ये देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, देखिए केवल कुछ झाड़ी दिख रहा है, केवल और केवल कुछ झाड़ी दिख रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति हमको नज़र में आया, वो बिल्कुल छोटा, ठीक। देखिए बाद बाकी देखिए ये पूरा का पूरा ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है पूरा प्लेन है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संभावना नहीं लग रहा है कि खेती बाड़ी हो सकता है। दूर दूर तक तालाब नहीं है, दूर दूर तक कुआं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झाड़ीदार और बालू वाला इलाका है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे वन मिट्टी के बारे में। किसके बारे में, वन मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन मृदा के बारे में। नाम सुन के ही लग रहा होगा कि यह मिट्टी पहाड़ों और जंगलों में पाई जाती है। वन मिट्टी, इस मिट्टी का क्या नाम, वन मिट्टी, यानी कि ये मिट्टी पहाड़ों में और जंगलों में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इस मिट्टी का प्रकार पहाड़ों के वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा पहाड़ वैसा वन मिट्टी। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसा पहाड़ रहेगा वैसा वन मिट्टी देखने को मिलेगा। और वन मिट्टी का कुछ और ख़ास बात है, तो आगे हम लोग जान देंगे इसका क्या खास बात है। देखिए जो नदियों के पास जो वन मिट्टी होता है, ठीक, नदियों के पास यह मुलायम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर में चढ़ते जाएंगे, ठीक ना, वन मिट्टी जो होता है थोड़ा मोटा देखने को मिलता है, यानी कि इसमें कंकड़ मिलेगा, इसमें छोटा छोटा पत्थर देखने को मिलेगा। लेकिन ये नदियों के पास ये मिट्टी किस प्रकार से रहता है, मुलायम रहता है। नदी के किनारे हो गया, नदियों के पास हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर में चढ़ते जाएंगे तो वन मिट्टी का जो क्वालिटी है ये थोड़ा मोटा होता जाता है, यानी कि इसमें कंकड़ पत्थर ये सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और हिमालय जैसे ठंडा इलाकों पर यह मिट्टी का खास बात यह है कि हिमालय जैसे ठंडे इलाकों में, ठीक ना, क्योंकि हिमालय तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ये एक ठंडा इलाका है। तो हिमालय जैसा ठंडे इलाकों में ये मिट्टी बहुत जल्दी कटती है, यानी कि ये मिट्टी बहुत जल्दी वहाँ पर बहता है, जिसके कारण से इसमें पोषक तत्व कम मिलता है। क्योंकि जब मिट्टी बहा करके चल जाएगी तो उस मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व रहेगा वो भी तो बहा करके चल जाएगा। तो हिमालय जैसे ठंडे इलाकों में ये मिट्टी कटते रहती है, इसका मतलब है कि कट करके बहते रहती है, जिसके कारण से हिमालय जैसे इलाकों पर जो वन मिट्टी है उसमें पोषक तत्व क्या रहता है, कम होता है। लेकिन ये मिट्टी कुछ जगहों पर इकट्ठा होते रहती है, जैसे नदियों के किनारे हो गया, झरना हो गया, पानी के तेज बहाव वाले इलाकों में ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है। यानी कि कुछ जगह से ये कटते रहता है और कुछ जगहों पर जाकर के ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होता है। कहाँ से कटता है, हिमालय जैसे ठंडे इलाकों से ये मिट्टी कटते रहती है। और नदियों के किनारे झरना झरना हो गया, पानी के तेज बहाव वाले इलाकों में ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है दोस्तों। तो हम लोग वन मिट्टी के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वन मिट्टी क्या होता है। तो वन मिट्टी ये पहाड़ों और जंगलों में पाई जाती है। ये मिट्टी पहाड़ों के वातावरण पर निर्भर करता है। और वन मिट्टी नदियों के पास मुलायम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों के ऊपर में चढ़ते जाएंगे ये मिट्टी का क्वालिटी में थोड़ा मोटापन आता जाता है, यानी कंकड़ ये सब मिलते जाएगा। और हिमालय जैसे ठंडे इलाके में ये मिट्टी कटते रहती है, यानी कट के बहते रहती है, जिसके कारण से हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों पर जो वन मिट्टी है उसमें पोषक तत्व कम मिलता है। लेकिन ये मिट्टी कुछ जगहों पर इकट्ठा होता है,
कहाँ पर नदियों के किनारे हो गया, झरना हो गया, पानी का तेज बहाव वाला इलाका हो गया, ऐसे जगह पर ये मिट्टी क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है। आइए हम लोग दिखाते हैं कि बन मिट्टी दिखता किस तरह है। ये देखिए बन मिट्टी, ये जो नीचे आपको दिख रहा है पूरा, ठीक ना, ये क्या है, ये सारा का सारा बन मिट्टी है। बन मिट्टी, ये बन मिट्टी है, ये बन मिट्टी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मृदा अपरदन किसको कहते हैं। मृदा अपरदन है क्या, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये टॉपिक हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। बार 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 ये क्वेश्चन आता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है मृदा अपरदन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी बोर्ड को ले लो, सीबीएसई बोर्ड हो जाए, झारखंड बोर्ड हो जाए, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो जाए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान लगा करके सुनिएगा जो हम बता रहे हैं कि मिट्टी अपरदन किसको कहते हैं, मृदा का अपरदन किसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तेज पानी का बहाव, पानी का तेज बहाव क्या करता है, इस प्रकार से पानी बह करके आ रही है, ये मिट्टी को क्या करता है, यहाँ का मिट्टी को बहा करके यहाँ ले आता है। इसी को मिट्टी का अपरदन कैसे कहते हैं, इसी को मृदा का क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। यही काम हवा भी करता है। तेज बह रही हवा क्या करता है, एक स्थान का मिट्टी को उड़ा करके दूसरा जगह ले जाता है, यहाँ का मिट्टी को उड़ा करके यहाँ ले आया। इसी को कहते हैं मिट्टी का अपरदन, यानी कि एक स्थान का मिट्टी हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा बह करके दूसरे स्थान तक चल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मिट्टी का अपरदन कहते हैं। यानी कि मिट्टी का अपरदन क्या है, तो हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या किसी भी चीज़ के सहायता से या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा, खास करके हवा और पानी के द्वारा मिट्टी का कट करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाना क्या कहलाता है, मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मृदा का अपरदन क्या है, तो एक बार हम लोग फिर से जानते हैं कि मृदा का अपरदन कहते हैं किसको। मिट्टी के कटाव और उसके बहने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन किसके वजह से होता है, तो बहते हुए जल के वजह से, बहते हुए हवा के वजह से, हिम नदी के द्वारा। हिम नदी यानी कि ऐसा नदी, बर्फ़ का नदी को कहते हैं हिम नदी। बर्फ़ का नदी भी क्या करता है, एक जगह के मिट्टी को बहा करके दूसरी जगह पर ले जाता है, काटते हुए ले जाता है। तो ये बहता हुआ जल हो गया, बहता हुआ हवा हो गया, हिम नदी द्वारा क्या करता है, मिट्टी का अपरदन किया जाता है। और मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वर्षा वाले इलाकों पर देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर हमेशा पानी बहते रहेगा। और जब हमेशा पानी बहते रहेगा तो एक जगह का मिट्टी दूसरी जगह कट कट करके जाते रहेगा। तो जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर मिट्टी का अपरदन ज़्यादा देखने को मिलता है, और पर्वतीय भागों पर मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। पर्वतीय भाग यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जब पानी गिरेगा तो इस पर्वत का जो मिट्टी है वो बह करके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ का मिट्टी बह करके यहाँ आ गया, किसके द्वारा आया, पानी के द्वारा आया। तो इसी को कहते हैं मिट्टी का अपरदन। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है और पर्वतीय भागों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं, एक फिगर दिखाते हैं मिट्टी अपरदन का। आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि मिट्टी का अपरदन कहते हैं किसको। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए मिट्टी का लेवल ये है। पहले ये मिट्टी इस लेवल का था, इतना भरा हुआ था मिट्टी, लेकिन क्या हुआ कि इधर से बहुत तेज पानी का बहाव था, पानी का बहाव इस प्रकार से था, और ये पानी का बहाव जिसके कारण से इस बहाव के द्वारा मिट्टी बह करके आगे चल गया, यानी कि यहाँ का मिट्टी, इस क्षेत्र का मिट्टी बह करके कहीं और चल गया। इसी को तो कहते हैं मिट्टी का अपरदन। और किसके द्वारा ये अपरदन हुआ, आप लोग बताइए, किसके द्वारा हुआ, ये पानी के द्वारा हुआ। ये मिट्टी का अपरदन किसके द्वारा हुआ, पानी के द्वारा हुआ। यहाँ का मिट्टी कट करके कहीं और चल गया, किसके द्वारा हुआ, पानी के द्वारा हुआ। यह है मिट्टी अपरदन का फिगर। तो आप लोग फिगर देख करके समझ सकते हैं कि मिट्टी का अपरदन किसको कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जाने हैं कि अगर मिट्टी का अपरदन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी बह करके चल जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रोका जा सकता है, हम लोग कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, मिट्टी का अपरदन को कैसे रोका जा सकता है।
क्योंकि एक जगह का मिट्टी बहा करके दूसरा जगह चल जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो मिट्टी का जो अपरदन होता है, ये बहुत बड़ा क्या नुकसान है हमारे लिए। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? तो इसको रोकने का बहुत सारा तरीका है। मिट्टी का अपरदन को रोकने का बहुत सारा तरीका है। इनमें से कुछ तरीका ये है कि मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए अत्यधिक पशु चराई पर रोक लगाना चाहिए। यानी कि जो पशु बहुत ज़्यादा चरता है उस पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो छोटा छोटा पशु क्या करता है, घास होता है उसको खाता है, छोटा छोटा जो घास होता है उसको खाता है, छोटा छोटा जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो सब खा जाता है पशु। और ये छोटा छोटा घास क्या करता है कि इसका जो जड़ है, इस छोटा छोटा घास का जो जड़ है, ये मिट्टी को पकड़ करके रखता है। मिट्टी को क्या करता है? पकड़ करके रखता है। अब मान के चलिए कि पशु आया और पशु इस घास को खा गया जड़ सहित, तो क्या होगा? इस मिट्टी को पकड़ने वाला कोई रहा नहीं। जब घास था तो मिट्टी को पकड़ करके था, और जब पशु उस घास को खा गया तो अब उस मिट्टी को पकड़ने वाला कोई है नहीं। अब क्या होगा कि कभी भी बारिश होगा तो बहता हुआ पानी यहाँ का मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को पकड़ने वाला घास को कौन खा गया? पशु खा गया। मिट्टी का जो घास का जो जड़ है, ठीक ना, वो मिट्टी को पकड़ करके रखता है। अब उस घास को खा गया पशु, तो वहाँ का मिट्टी पानी के साथ तो बह जाएगा ना, और वहाँ का क्या होगा? मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए अत्यधिक पशु चराई पर हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और मिट्टी का अपरदन को रोकने का अन्य तरीका है। मिट्टी का अपरदन को अगर रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ होता है, इसका जड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़ करके रखता है। जब बारिश आएगा तो क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ से बारिश का पानी बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, तो क्या होगा कि इस पेड़ के आसपास वाला जो मिट्टी है इसको काट करके नहीं ले जाएगा ये बारिश का पानी। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी को पकड़ करके रखा हुआ कौन? पेड़ का जड़। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का अपरदन को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सकता है। यानी कि मिट्टी का अपरदन को रोकने का अभी तक हम दो तरीका बताए। पहला तरीका है कि पशुओं की चराई पर रोक लगाना चाहिए, और दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या को लगाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। और मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बांध बनाना चाहिए। मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हमको क्या बनाना चाहिए? बांध। यानी कि मान के चलिए कि एक पर्वत है, ये क्या है? पर्वत। यहाँ इस पर्वत में पानी गिरेगा तो यहाँ का मिट्टी तो बहा करके नीचे आ जाएगा ना। इस पर्वत का मिट्टी बहा करके कहाँ जाएगा? नीचे, और बहा करके चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर डैम बना देंगे, बांध, बांध का मतलब क्या होता है? डैम। अगर हम लोग सीमेंटेड डैम बना देंगे इस पर्वत के नीचे, तो क्या होगा कि यहाँ का मिट्टी बहा करके आएगा, और मिट्टी जो बहा करके आएगा इस डैम में रुक जाएगा। पानी तो निकल जाएगा, क्योंकि पानी को आज तक कोई रोक पाया है? कोई नहीं रोक पाया है। बहता हुआ जल को कोई रोक नहीं पाया आज तक। तो मिट्टी तो रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा कि पानी आगे बढ़ जाएगा। तो हमको मेन मकसद है मेरा मिट्टी को रोकना है। तो पर्वतीय इलाकों पर क्या करेंगे? हम लोग डैम बना करके मिट्टी का अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मिट्टी का अपरदन को रोकने का और भी तरीका है। मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए हम लोग सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती करने से मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेती को ही सोपानी खेती कहते हैं। अब देखिए, सोपानी खेती होता क्या है, समझिए। जैसे ये एक पर्वत है, ये क्या है? पर्वत है। तो इस पर्वत में क्या होता है कि यहाँ पर एक खेत बनाया गया, फिर इसके नीचे एक खेत बनाया गया, फिर इसके नीचे एक खेत बनाया गया। इस प्रकार से जब खेती होता है तो इसको कहते हैं सोपानिक खेती। इसको क्या कहते हैं? सोपानिक खेती। यानी एक पर्वत रहेगा, और इसी पर्वत में क्या होगा? एक खेत के नीचे दूसरा खेत, दूसरा खेत के नीचे तीसरा खेत, इस प्रकार से खेती किया जाता है। तो इसी खेती को क्या कहते हैं? सोपानी खेती कहते हैं। और ये सोपानी खेती जो सीढ़ीदार खेती है, ये हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। इस प्रकार की खेती करके मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो समझिए। अगर हम लोग सोपानी खेती करते हैं, ये एक खेत हो गया, दूसरा खेत ये हो गया, तीसरा खेत ये हो गया, तो क्या होगा कि बरसात के दिन में जो पानी यहाँ पर गिरेगा वो पानी मिट्टी को बहा करके ले आएगा। तो वो मिट्टी क्या इस खेत में रुक जाएगा। अगर इस खेत के बाद मिट्टी आगे बढ़ गया तो इस खेत में रुक जाएगा,
और इस खेत के बाद भी मिट्टी थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो अंतिम इस खेत में तो रुक ही जाएगा। तो सोपानिक खेती करने से क्या होगा कि मिट्टी का अपरदन को रोका जा सकता है। और मिट्टी का अपरदन को अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, झाड़ीदार पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि वो झाड़ीदार पेड़ पौधा ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक ना, ज़्यादा एरिया को ज़मीन में, क्योंकि ये ज़मीन में फैल जाता है। ये झाड़ीदार पेड़ पौधा जितना दूर तक फैलेगा उस उतना दूर तक का मिट्टी को ये बहने नहीं देगा। इसीलिए हमको मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, झाड़ीदार पेड़ पौधा को लगाना चाहिए। इससे मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मिट्टी का अपरदन को रोकने का एक क्या क्या तरीका, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए पहला तरीका अत्यधिक पशु चराई पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा तरीका है काफ़ी मात्रा में पेड़ को लगाना चाहिए। तीसरा तरीका यह है कि पहाड़ी इलाकों पर हम लोग को क्या बनाना चाहिए, डैम बनाना चाहिए। चौथा तरीका क्या है, तो चौथा तरीका यह है कि सोपानी खेती करना चाहिए। सोपानी खेती को ही क्या कहते हैं, सीढ़ीदार खेती कहते हैं। ये भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और अगर हमको मिट्टी का अपरदन को रोकना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ीदार पेड़ पौधा को लगाना चाहिए, तब जा करके मिट्टी का अपरदन को हम लोग रोक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अवनालिकाएँ। अवनालिकाएँ किसको कहते हैं, अवनालिकाएँ होता क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अवनालिकाएँ कहते किसको हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बहता हुआ जल है, बहता हुआ क्या है, जल है, वो महीन कण वाले मिट्टी को काटते हुए एक रास्ता बना देता है, गहरी रास्ता बना देता है, यानी कि काफ़ी गड्ढा वाला रास्ता बना देता है, ठीक ना। इसको कहते हैं अवनालिकाएँ। बहता हुआ जल क्या करता है, बहता हुआ जल जो महीन कण वाला मिट्टी है उसको काटते हुए एक गहरी वाहिका बना देता है, यानी कि एक गड्ढा सा रास्ता बना देता है। इसी रास्ते को क्या कहते हैं, अवनालिका कहते हैं। और ऐसा भूमि जोतने लायक नहीं रह जाता है, ऐसा भूमि जोतने लायक नहीं रह जाता है, जिसको क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। लेकिन जो चंबल नदी के किनारे ऐसा जो भूमि है इसको खड्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, खड्ड कहा जाता है। जैसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं अवनालिकाएँ किसको कहते हैं। जो बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल है, ये क्या किया, महीन कण वाले मिट्टी को काट करके क्या बना दिया, गहरी वाहिका, यानी कि थोड़ा गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। गहरी वाहिका है मतलब थोड़ा सा गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्या कर दिया, गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। ये बहता हुआ जल महीन मिट्टी के कण को काट करके एक गड्ढा वाला रास्ता बना दिया। इसी रास्ते को क्या कहा जाता, अवनालिका कहा जाता। और ये ज़मीन जोतने लायक अब नहीं रह गया, इसमें हल नहीं चल सकता है, ठीक ना। अब ऐसे भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्खात भूमि। लेकिन चंबल नदी के आसपास वाले इलाकों पर ऐसा जो भूमि है इसको कहा जाता है खड्ड। इसको क्या कहा जाता है, खड्ड कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं अवनालिका अपरदन, ठीक है दोस्तों। तो अवनालिका क्या होता है, समझ गए कि अवनालिका कि बहता हुआ जल महीन मिट्टी के कण को काटते हुए गहरी नाली बना देता है, यानी कि गड्ढा सा एक रास्ता बना देता है। ऐसे रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रास्ते को कहा जाता है अवनालिकाएँ। और ऐसा जो ज़मीन है वो अब जोतने लायक नहीं रह जाता, बर्बाद हो जाता है, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। लेकिन चंबल नदी कहाँ पड़ता है, राजस्थान वाले इलाकों पर चंबल नदी बहती है, ठीक ना। तो चंबल नदी के आसपास जो ऐसा भूमि है, इस प्रकार सब भूमि जो है चंबल नदी के किनारे, ठीक ना, उसको खड्ड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं लास्ट का 2 पॉइंट बच गया, इसका बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी हम बताएं कि उत्तराखंड में जो सोपानी खेती होता है, सीढ़ीदार खेती होता है, कहाँ पर होता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है सोपानी खेती। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई करना। भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता का कमी हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो पंजाब में अगर ज़मीन का उपजाऊ क्षमता कम हो रहा है तो वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की वजह से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।